नहीं 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 हो सकता बाबा। इलेक्शन का एक टिकट है और 3-3 आदमी एमएलए के लिए खड़ा होना चाहते हैं, और ये इलेक्शन का टिकट है कि रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट है? जनसेवक जी, हम तीनों ने फैसला किया है कि अलग अलग जगह से इलेक्शन लड़के एक दूसरे की मदद करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने फैसला भी कर लिया? मैंने टिकट दिया नहीं, आप लोगों ने फैसला भी कर लिया? और इलेक्शन में खड़ा होना ऐसे पुतलों की तरह नहीं खड़ा होना आप लोगों को। इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सारे हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री आप ही के दम पर तो चल रही है। हाँ वो ठीक है, मिनिस्ट्री मेरे दम पे चलती है, मगर मैं कितना को खड़ा करूं? सारा हिंदुस्तान तो खड़ा कर दिया मैंने, ये भी खड़ा हो गया। जो तुम्हें सिर्फ एक नजर देखने के लिए जिंदा है, तुम्हारी मौत की खबर सुनने के बाद जो ना ठीक से जी पा रही है, न मर पा रही है, तुम उस सीमा को नहीं पहचानती। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे शख्स जिन्होंने मुफलिसी और जलालत की जिंदगी से उठकर सिनेमा की दुनिया में इतना नाम कमाया। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। कि सबके लिए एक मिसाल बन गए, एक डायलॉग आइकॉनिक राइटर, एक शानदार अभिनेता, एक बेमिसाल थिएटर आर्टिस्ट जिन्होंने पहले पर्दे पर ही सुनहरे अल्फाजों से अपनी कामयाबी की अबारत लिख डाली। हिम्मत, तुम में हिम्मत कहां से आएगी? तुम्हें तो मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है, बाप की कमाई खाने की आदत पड़ गई है। आज तक तुम लोग मेरे नाम से जाने चाहते थे और मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों के नाम से पहचाना जाऊं। तुम लोगों की आंख का पानी मर गया और मेरे दिल के अरमान मर गए। जाओ ऐसे। एक अफगान बॉर्न इंडियन कैनेडियन एक्टर जिन्होंने फिल्मों में कभी शातिर विलन का किरदार निभाकर सबको डराया तो कभी लूट पोट कर देने वाली कॉमेडी से लोगों को खूब गुदगुदाया। बहन जी, रामन जी हैं? अबे बहन जी होगा तेरा बाप, ये बहन जी नहीं है, भाई जी है। आपकी चिट्ठी। 80s और 90s के दौर में ये अपनी तेज धारदार कलम की वजह से जहां दर्जनों फिल्म मेकर्स की पहली पसंद बन गए, तो वहीं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इनके लिखे डायलॉग्स पर जान छिड़कते थे, जिन्होंने 22 फिल्मों में इनके लिखे मुकालमों से समा बांध दिया। आज अगर मैं अपना मकान इनके मकान से ऊंचा बनवाता तो लोग कहते दौलत आने के बाद सिकंदर का सिर घमंड से भर गया, और घमंड भरा सिर ज्यादा दिन ऊंचा नहीं रहता, मेरा टूट के पैरों में आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 250 से ज़्यादा फिल्मों में शानदार डायलॉग लिखने वाले इस फनकार पर कुछ फिल्मों में चीप डायलॉग्स लिखने और बेहयाई फैलाने के इल्जाम लगे। क्या आपको पता है कि 400 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस अदाकार ने अपनी किस्मत से लड़ते और गरीबी से गुजरते हुए भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में लेक्चरर बन गए। हम तो बहुत शरीफ आदमी हूँ, और हम कहाँ है मालूम? RDU मतलब रिक्शा ड्राइवर यूनियन का लीडर हूँ। इसके अलावा HGU मतलब हाथ गाड़ी की जो यूनियन है उसका भी लीडर हूँ। कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 4 साल की उम्र में इनके अम्मी अब्बू का तलाक हो गया, और फिर इनके सुतेले वालिद ने अगले लगभग 2 साल तक वो ज्यादती और जुल्म किया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र कमा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो मस्जिद की सीढ़ियों और कब्रिस्तान के सन्नाटे में अपना बचपन गुजारने वाले शख्स ने कैसे मुफलिसी के फर्श से कामयाबी के अर्श तक का सफर तय किया, बताएंगे इस महान शख्सियत से जुड़े दिलचस्प और राजदार किस्से। आप हमारे साथ जुड़े रहे। ठन ठन की सुनो झनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता। दोस्तों, अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड एक्टर, जाने माने डायलॉग राइटर, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कादिर खान साहब की। 1990 के दौर का वो बच्चा जो बॉलीवुड फिल्मों को देखते हुए
बड़ा हुआ होगा वो कादिर खान साहब के नाम से तो ज़रूर वाकिफ़ होगा, क्योंकि ये वो वक्त था जब कादिर खान कॉमेडी में अपना नाम बना चुके थे और इनका फिल्म में होना हंसी की गारंटी माना जाता था। खासकर डेविड धवन की फिल्मों में गोविंदा और शक्ति कपूर इनकी जोड़ी ऐसी बंधी कि एक के बाद एक आधा दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे डाली। तो वहीं नाकार आमद फिल्मों के साथ भी कादिर खान ने हमेशा इंसाफ किया और अपनी तल्खी और चालाकी से लबरेज किरदारों को भी जिंदगी बख्श दी। इस तरह कादिर खान ने बॉलीवुड की फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए और अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में ये मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख, प्यास, गरीबी, जुल्म, मार सहते सहते बड़े होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आदि मुजरिम बन चुके होते हैं। और एक दौर ऐसा भी आया कि इनके बिना फिल्में अधूरी समझी जाती थी। तो वहीं इन्होंने एक्टिंग के अलावा अपनी कलम की तेज धार से भी सैकड़ों फिल्मों में समा बांधा और हिंदी फिल्मों के सबसे मशहूर और काबिल राइटर्स में शुमार हो गए। कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि कादिर खान ने मिर्जा गालिब की टफ गज़लों का तर्जुमा किया और अपनी किताब के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया। अब बकौल गालिब के जब खून के 8 कतरे जलते हैं तो एक कतरा पसीना बहता है। तो इनकी फिल्मोग्राफी के चर्चा करने से पहले चलिए जानते हैं इनके शुरुआती जीवन, इनका फैमिली बैकग्राउंड और इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में। कादिर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। इनके वालिद का नाम अब्दुल रहमान खान और माँ का नाम इकबाल बेगम था। ये अपने माँ बाप की चौथी औलाद थी और इनसे पहले 3 बच्चों की डेथ हो चुकी थी। बेहद छोटी उम्र में अपने 3 बच्चों को खो देने की वजह से कादिर खान की वालदा के दिल में ये डर बैठ गया था। उनको ऐसा लगता था कि उनको ये जगह सूट नहीं कर रही और उन्होंने इस बात के लिए अपने शौहर को मनाया कि वो इस जगह को छोड़ दें और अफगानिस्तान की धरती को छोड़कर हिंदुस्तान के मुंबई में आकर रहने लगे। मुंबई आकर रहना इतना आसान नहीं था, क्यों न कि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अच्छे इलाके में घर लेकर रह सके और बहुत ज्यादा कुछ कमाई का जरिया भी इनके शौहर के पास नहीं था। लेकिन यहाँ बसना भी इतना आसान नहीं था, क्यों न कि खानदान के पास इतने पैसे नहीं थे वो बहुत अच्छे इलाके में घर ले सके, ना ही इनके हस्बैंड के पास कमाई का कोई और जरिया था। तो मुंबई की बहुत गंदी माने जाने वाली गली कामठीपुरा इलाके में इन दोनों ने रहना शुरू किया, एक कमरे का घर किराए पर लेकर। लेकिन नई जगह पर काम पाना इतना आसान नहीं था। वैसे कादिर खान के वालिद बहुत पढ़े लिखे थे और दर्जनों जुबानों की मालूमात रखते थे, इसलिए इन्हें एक मस्जिद में जुबान सिखाने का काम मिल गया। लेकिन इससे महीने का 5 या 6 रुपए ही मिले करते थे, जो कि घर का खर्चा चलाने के लिए काफी नहीं थे। ऐसे में दोनों मियाँ बीवी में झगड़े होने लग गए और इनकी तलाक हो गई। तब कादिर खान लगभग 4 साल के हुए होंगे। फिर कादिर खान के नाना ने अपने दूर के रिश्तेदार से दूसरी शादी कर डाली और इसी से कादिर और इनकी माँ की मुश्किलों भरी जिंदगी की शुरुआत हुई। कादिर खान का सुतेला बाप एक शराबी, जोहारी और बेहद घटिया आदमी था। वो अपनी बीवी और 5 साल कादिर खान को पीटने लगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन अब गलती तो हो गई थी और इस शख्स से छुटकारा पाना भी इतना आसान नहीं था। वो इनसे भीख मंगवाता था और माँ बेटा को मजबूर करता था कि वो अपने पहले शौहर यानी कादिर के बाप के पास जाएं और पैसे मांगे, और उसे उसी मस्जिद के बाहर उनको भीख मांगने पर मजबूर करता था जिस मस्जिद में कादिर खान के पहले वालिद काम करते थे। गरीबी, जुल्म, ज्यादती की वजह से इन माँ बेटा की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी और वो इतना कमीना शख्स था कि बीवी को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। वो कादिर खान की वालदा को कहीं से भी ढूंढ लाता और घर घर काम करवा के उनसे पैसे लेता।
ایک انٹرویو میں قادر خان نے اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ وقت ان دونوں ماں بیٹے کے لیے جہنم جیسا تھا. اگر آج روٹی نصیب ہوئی تو کل کا کچھ پتہ نہیں. اس لیے جب قادر خان کے پڑھنے کی عمر ہوئی تو تمام طرح کے مسئلوں کا سامنا کرتے ہوئے ان کی امی نے پاس کے ہی ایک میونسپل اسکول میں ان کا داخلہ کروا دیا اور اس طرح سے دن گزرنے لگے. ان کے سوتیلے والد کا تشدد ابھی بھی جاری تھا. ان تمام مسئلوں سے لڑتے ہوئے قادر خان نے سوچا کہ ان سلم ایریا میں جہاں وہ رہتے ہیں اس کے کچھ لڑکے ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں اور اس سے انہیں کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو کیوں نہ یہ بھی اس فیکٹری میں کام کرے. اور اس طرح ایک دن یہ اسی طرح کے پیسے کمانے کی سوچ کر ان لڑکوں کے ساتھ اس فیکٹری میں کام کرنے جانے لگے. لیکن ان کی ماں کو اس کا پتہ چل گیا. وہ گئی اور راستے سے ہی انہیں بلا کر لے آئی اور کہا کہ واقعی میں اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف پڑھائی کرو. تمہیں کسی طرح کی مزدوری اور کسی طرح کا کام نہیں کرنا ہے. جب قادر کی عمر 8 یا 9 سال کی ہو گئی تو ان کی ماں نے انہیں نماز کے لیے روزانہ مسجد بھیجنے لگی. پتہ چلا کہ قادر مسجد نہ جا کر پاس کے قبرستان چلے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر اوپر والے سے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے. یہ اللہ کو کبھی اپنی مصیبتوں کے بارے میں بتاتے تو کبھی روتے، کبھی زور زور سے چلا کر کچھ فریاد کیا کرتے اور شاید ایک دن اوپر والے نے ان کی فریاد سن لی ہو. ہوا کچھ یوں کہ روز کی طرح قادر خان قبرستان میں چلا رہے تھے کہ ان کی آواز وہاں سے گزرتی ایک تھیٹر آرٹسٹ اشرف خان کو سنائی دی. وہ اتنے چھوٹے بچے کی اتنی دمدار آواز اور بے باک باتیں سن کر حیران رہ گئے. وہ قادر خان کے پاس آئے، ان کے بارے میں پوری جانکاری لی اور ان کی ماں سے مل کر ان کو سمجھا کر انہیں اپنے ایک پلے میں کام کرنے کے لیے راضی کر لیا. قادر کو 1 مہینے کی ٹریننگ دی گئی اور انہیں اس ناٹک میں ایک راجکمار کے طور پر پیش کیا گیا. یہیں سے شروع ہوا قادر کی زندگی کا خوشنما سفر جو آگے چل کر سینما میں ایک سنہرے روپ میں سامنے آیا. کہ اللہ بہت بڑا ہے، کہ مولا بہت بڑا ہے.